जब ये पाकिस्तान में जो 2018 का इलेक्शन तो ट्रंप थे मौजूद थे वहाँ पे। अगर ट्रंप ना होते ना फ़र्ज़ करें तो शायद 2018 का इलेक्शन भी किसी और तरह से हो जाता जैसे 2013 का हुआ था। बहुत सी बातें अब इस वक्त यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो है कि 2018 का इलेक्शन भी चूँकि वहाँ ट्रंप थे तो इसलिए यानी ट्रंप के इलेक्शन में ये सारा काम हो गया था। यानी यहाँ पर खान साहब की जो नारा था और वो सारा जो खुली अदरवाइज जो है वो उससे पहले 2011 में और 13 में तो उस वक्त ये था कि वो मतलब ज़ाहिर है हिलरी क्लिंटन बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली, क्लिंटन फैमिली बहुत करीब है, इसमें मुज़ाहिका नहीं। मेरा जब पहली दफ़ा मैं जब जद्दा में गया था मियाँ साहब से मिलने जलावतनी के दिनों में, तो उनके घर में जो उनका शुरू पैलेस था तो वहाँ पे क्लिंटन के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई, तो क्लिंटन ने उनका बड़ा रोल प्ले किया था मुशर्रफ साहब के दौर में कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ। 2 अरब ममालिक या 3 अरब ममालिक उसमें थे, तो ज़ाहिर है फिर सऊदी अरेबिया और साद हरेरी और वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये है कि 12 लॉबिंग फर्म्स हायर होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मार्क सहगल बड़ा एक नाम उनका, उनके बीवी बड़े, तो ये आप छोड़ दें कि वो असर होता है नहीं होता, किस वक्त होता है क्या होता है, ये होता है असर। अब या इस वक्त क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इस वक्त क्या होगा, क्योंकि उस वक्त वो सूरत हाल ज़ाहिर है कि वो वॉर ऑन टेरर चल रहा है, वो एक अफगानिस्तान के हालात हैं, उससे पहले के हालात हैं, तो वो एक मुख्तलिफ हालात थे। अब हालात, इन हालात में क्या होता है ये एक मुख्तलिफ बात है, ठीक है, कि ट्रंप के आने से कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता, उनके लोग बाहर क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ये तो बिल्कुल खुश नहीं होगा, ये जो अरेंजमेंट है ये तो खुश, क्योंकि इनका तो बिल्कुल वो है ही नहीं ना, लॉबिंग ख़त्म हो जाती है ना वहाँ पे कि उसकी बातचीत कराओ से, वो नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो तो बिल्कुल उनकी पहुँच ही नहीं है। अब इशू ये है कि तो लेकिन स्ट्रेटेजिकली जाहिर सी बात है कि चाइना के साथ और बाकी ममालिक के साथ खारजा पॉलिसी और ये आगे उभरेंगी चीज़ें, तो ये मामला हमारे सामने आएंगे। अच्छा, इसमें 2-3 बातें जो है ना, पहली बात तो ये है कि ये 3 शख्सियत, एक तो धोखा दिया था ना उनको, तो ट्रंप को बड़ा अफसोस है कि मेरा नायब सदर चला गया था। दूसरा अफसोस है वो जॉन कैली का भी, जॉन कैली जो कि चीफ ऑफ स्टाफ जो वाइट हाउस का इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो अब चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो है एक तो ब्रूक रॉलिंस का नाम चल रहा है, 3 नाम चल रहे हैं वहाँ पे, ब्रूक रॉलिंस, केविन मैकार्टी जो कि हाउस के जो स्पीकर रहे हैं, और सूजी वाइल्स जो कि उनकी पूरी कैंपेन की इंचार्ज रही हैं। अच्छा, ये जो ब्रूक रॉलिंस हैं, ये ब्रूक रॉलिंस जो हैं ये एक तो बहुत ज़्यादा यानी आप समझें कि वकील हैं। दूसरा यह है कि वहाँ पर एक ट्रंप टावर के अंदर ही एक थिंक टैंक है, बड़ा थिंक टैंक, ठीक है, और वो जो है उसमें वो उसकी आप समझ लेंगे एक तरह से वो उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम से, तो ये जो है ये उसकी प्रेसिडेंट और सीईओ भी हैं। ये जो है ये ब्रूक रॉलिंस, ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये ब्रूक रॉलिंस जो है ये या तो चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, ये अगर हम सेकंड स्लाइड दिखाएं तो ये इसमें और भी बहुत सारी शख्सियतें हैं, लेकिन ये अमेरिका फर्स्ट जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है ये ट्रंप टावर में ही काम करता है। तो ये ट्रंप के साथ जो टीम की ये जो ऑनरेबल ब्रूक रॉलिंस जो भी दरमियान में नाम रखा है प्रेसिडेंट एंड सीईओ, या तो ये होंगी चीफ ऑफ स्टाफ या ये किसी और ओहदे पे होंगी, ये वकील हैं और ये जो हैं ये उनके पीछे जो जहन काम करता रहा। अच्छा, इस ग्रुप को ये नाम दिए इसलिए दिया था कि ये ट्रंप 2.0 की सारी पॉलिसीज़ को दुनिया भर के लिए क्लियर करेगा कि क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो ये और इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये बैठ के एक इंटरनली, क्योंकि रिपब्लिकन्स के अंदर भी बड़ा फड्डा था कि ट्रंप आएगा नहीं आएगा और उम्मीदवार थे बहुत सारे, तो ट्रंप तो निकले ना, तो अपनी टीम को, अपने लॉयलिस्ट जो थे ना उनके साथ जो खड़े रहे, वो उनके साथ लेके वो चलते रहे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनके जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, सेक्रेटरी खारजा, वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी खारजा उनके कौन आते हैं, और सेक्रेटरी खारजा के लिए जो हैं वो भी वहाँ पे जाहिर है कि 3-4 नाम चल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर सारा का सारा पूरी दुनिया डिपेंड करती है कि भाई ब्लिंकन अगर चले जाते हैं, और यानी एंथनी ब्लिंकन तो खैर चले गए, जाते क्या हैं जो चले गए, तो एक तो वहाँ पर नाम चल रहा है इस वक्त रिक ग्रेलिन का। अभी ये जो रिक ग्रेलिन है ये जर्मनी में सफ़ीर रहे हैं, ठीक है, और ट्रंप दौर में, और फिर उसके बाद जो है ये एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन की जगह ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो
दूसरा जो नाम है वो चल रहा है रॉबर्ट ब्राइन का। रॉबर्ट ब्राइन जो हैं ये भी सफ़ीर रहे हैं इससे पहले, और रॉबर्ट ब्राइन जो हैं ये एनएसए रहे हैं रॉबर्ट ब्राइन, लेकिन ये है कि यूक्रेन पर और नेटो पे इनके हालिया दिनों में तो ये बड़े ट्रंप के तरह से ही इनके बयान आए हैं सारे, लेकिन ये है कि ये इससे पहले जो हैं ये जो है वो ज़रा सा इनका जो नुक्ता नज़र है नेटो और यूक्रेन के हवाले से वो ज़रा मुख्तलिफ रहा है ट्रंप के से, तो ये हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्को, ये चौथे जो इनके आ रहे हैं मार्को रूबियो जो हैं ये भी आ सकते हैं, और ये इंटेलिजेंस की हाउस कमेटी के ये वाइस चेयर रहे हैं। और फिर एक और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सेक्रेटरी स्टेट का, और वो चल रहा है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का। अच्छा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो हैं ये इनके वालिद रॉबर्ट कैनेडी थे। रॉबर्ट कैनेडी जो कि जॉन एफ कैनेडी के भाई थे और जिनको 1968 में कत्ल कर दिया गया था जब वो सदारती का, तो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर हैं, वो रॉबर्ट कैनेडी थे, ठीक है, बॉब कैनेडी जो कैनेडी के भाई थे और जिनको कत्ल कर दिया गया था 1968 में। तो जॉन एफ कैनेडी के ये भतीजे हैं, और टेड कैनेडी के भी, ये कैनेडी फैमिली है। लेकिन ये जो हैं ये सदारती उम्मीदवार थे, बाद में इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ट्रंप को। तो ट्रंप ने अपनी तकरीर जो की है आज सुबह, उसमें भी ट्रंप ने इनका जिक्र किया, इनको भी खराज तहसीन पेश किया, और ये कोविड के अगेंस्ट, कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट रहे। ये बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि इन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए, नुकसानदेह है, ये है वो है। तो उस वक्त ये बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, तो ये जो है ये रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को क्या होगा, तो ये भी सेक्रेटरी स्टेट के उम्मीदवार हैं, कोई ना कोई, लेकिन इनको ओहदा जो है वो मिल सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, तो सेक्रेटरी डिफेंस के लिए दो नाम चल रहे हैं। एक तो चल रहा है माइक पॉम्पियो का। माइक पॉम्पियो से दुनिया जानती है माइक पॉम्पियो को। माइक पॉम्पियो जो हैं ये CIA चीफ भी रहे हैं और ये सेक्रेटरी स्टेट भी रहे हैं। और दूसरा जो नाम है वो चल रहा है टॉम कॉटन का। टॉम कॉटन जो हैं ये चाइना हॉक हैं, ठीक है, तो चाइना के बारे में ये सेक्रेटरी डिफेंस के लिए नाम चल रहे हैं। तो ट्रंप की जो है अभी टीम का, अच्छा इसमें जो है वो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कौन सा नाम जो है वो कहाँ पे जाके फिट होता है, और उसमें जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये सारे लोग जो हैं अपनी मतलब ये कह भी रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं आना चाहते फलाना, लेकिन ये है कि नाम भी चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखना है हमने कि क्या असर पड़ता है पूरी दुनिया में। शुरू करते हैं वहीं से, यानी हम शुरू करते हैं गज़ा से। नेतन्याहू खुश हैं। नेतन्याहू जो हैं उन्होंने वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो खुश इसलिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जाहिर है कि एक उनका नुक्ता नज़र अब्राहम एकॉर्ड से रहा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे US मिशन को शिफ्ट करूँगा तल अवीव से यरूशलेम में, और फिर अब्राहम एकॉर्ड्स जेरेड कुशनर उनके जो सन इन लॉ हैं वो एक्टिव रहे बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा से। लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर जो मैंने कल भी बात की थी, मशरिक़ वस्ता की डायनेमिक्स मशरिक़ वस्ता के अंदर से ही जन्म लेती हैं, तो वो डायनेमिक्स जो हैं वो किसी और अंदाज में होंगी, और ख़ास तौर पे तब जबकि आप ये देखें कि ये वो सूरत हाल नहीं है दरमियान में चाइना रशिया ये प्रॉपरली इंगेज हैं और इन्वॉल्व हैं, और बराह रास्त असर पड़ेगा अगर यूक्रेन जंग को ख़त्म करवाना है तो ये रशिया यहाँ पर भी मौजूद है। यानी ईरान के साथ तो ये जो 2015 में मुआहदा हुआ था तो ट्रंप उससे निकल गए थे, ईरान के साथ वो निकल गए थे, और वो मुआहदा निकाल के उन्होंने सैंक्शंस लगा दी थी ईरान पे, तो उसके नतीजे में ईरान के साथ वो बड़े ताल्लुकात उनके ख़राब हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ रशिया भी है, तो रशिया को अगर उन्होंने यूक्रेन में किसी किस्म की सुलह करनी है तो वहाँ ज़ेलेंस्की परेशान है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं ना। अच्छा, वहाँ विक्टर ऑर्बन बड़े खुश हैं जो हंगरी के, वहाँ यूरोप में बहुत बड़ी समिट हो रही है, और वो इत्तेफाक से वो एक रोज़ा समिट हुई हंगरी में ही हो रही है, और वो हंगरी में हो रही है। और ये ज़हन में रखें कि जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं विक्टर ऑर्बन वो जो हैं वो कुछ अर्से पहले ट्रंप से मिले थे, और ट्रंप से मिलने से पहले वो EU के प्रेसिडेंट हैं, EU की जो सदारत है वो उनके पास है।
वो ट्रंप से मिले थे, ट्रंप से मिलने से पहले वो शी जिनपिंग से मिले थे, और शी जिनपिंग से मिलने से पहले वो जो है वो पुतिन से मिले थे, और उन्होंने कहा मैं ज़ाती हैसियत में मिल रहा हूँ और ये मेरा पीस मिशन है। और फिर उसके बाद ईयू की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि इनकी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, ईयू की पॉलिसी ये नहीं है। लेकिन ये है कि यूरोप तैयार तो नहीं है ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो तो देखें ताइवान सर्टन हो गया है, बहुत परेशानी की सूरत हाल है, फिर यूरोप के अंदर एक परेशानी की सूरत हाल है, क्योंकि ट्रंप तो वो तो ब्रेन डेड और ये सारे जुमले मैक्रोन ने इस्तेमाल किए थे ना कि भाई ये तो, और ये कहते थे कि हम आपको क्यों डिफेंड करते हैं, आप पैसा बढ़ाएं इसमें और ये सारा वो अभी एक सिचुएशन ऐसी है कि, और फिर वो विक्टर ऑर्बन ने कहा कि जी मुझे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले पहले मैं ख़त्म करवा दूंगा ये यूक्रेन की जंग, कैसे करवाएंगे ख़त्म, कैसे होगा, क्या होगा। तो ज़ेलेंस्की तो परेशान, खासतौर पर नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ सर पे, और नॉर्थ कोरिया को भी असर कोई नहीं पड़ता, ट्रंप आए या कोई दूसरा है, नॉर्थ कोरिया। तो लेकिन ये कि नॉर्थ कोरिया आगे पहुंचा हुआ है, 10,000 उनकी ट्रूप्स हैं पेंटागन के जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। और रशिया का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट हो गया, उन्होंने अभी रशिया ने उनके सैटेलाइट्स कल लॉन्च किए, उधर से नेतन्याहू। अच्छा, अब तो ये एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। फिर ये है कि अब्राहम अकॉर्ड्स किधर गए, वो रहेंगे, आगे जाएंगे, गज़ा में क्या होगा, लेबनान में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो पहले नहीं था। और मैंने आपसे कहा कि मशरिक़ वस्ता की सियासत अंदर से ही आप इतनी उसमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इस वक्त तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि कहाँ से क्या होता है कोई नहीं जानता। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मशरिक़ वस्ता के अंदर वो कैसे पॉलिसी ली जाती हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से मुबारकबाद दी गई, यूएई की तरफ से दी गई, पाकिस्तान की तरफ से दी गई, और ईरान जो है उसकी तरफ से, ज़ाहिर है ये नई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो क्या बात करते हैं ईरान के बारे में। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था नेतन्याहू से कि तुमने अगर हिट करना है तो न्यूक्लियर साइट्स पे हिट करो। तो नेतन्याहू जो हैं उन्होंने बहरहाल अपने जो वज़ीर दिफा थे उनके डिफेंस मिनिस्टर उनको फायर कर दिया, अचानक गैलेंट को उन्होंने फायर किया। और रीजन उन्होंने ये बताया, गैलेंट वो हैं जो करीब चले गए थे, थोड़े से इनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन ये गैलेंट को बुलाते थे ना बार बार, बाइडेन इंतजामिया उनसे अलग बात करती थी, गैलेंट से वो कहीं अलग लाइन लेते थे। वो होता है ना कि वो एक मतलब गुड कॉप बैड कॉप करके चल रहा था सारा सिलसिला। उनको फायर करके वहाँ पे वो कांस को, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल का, उसको उन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि ये जो है ये बन जाएगा। और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना पुराना, मतलब पुराना क्या, कोई फ़ौज का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को जो है वो वज़ीर दिफा बना दिया गया है। और अब वज़ीर दिफा के तौर पे वो इंचार्ज होगा गज़ा का और लेबनान का, और वो यानी नेतन्याहू खुद होगा एक तरह से। उसने मैसेज ये दिया है कि अब आगे जो है ये अचानक मतलब बाइडेन इंतज़ामिया अब तरह से लेमडक हो गई पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, अब इंडिया के साथ मामला चाइना के बेहतर हुए, चाइना के और इंडिया के मामला बेहतर हैं, लेकिन ट्रम्प जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो अब वो क्यों करीब है, वो उनकी कोशिश यही है ना कि चाइना के, तो क्या वो फिर दोबारा अगर इसको शुरू करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो है वो एक्सपेक्ट करें, मतलब यहाँ पर अब वो आ रहा है कि भाई बाइडेन इंतजामिया और वो 5 वो तो प्रेशर था, वो अब रहता है अपनी जगह, नहीं रहता क्या। लेकिन ट्रम्प एक ब्लंट आदमी है, मैंने कहा ना, ये अपने करीब से करीब लोगों को, कभी जॉन बोल्टन को फायर कर दिया, कभी किसी को फायर कर दिया ट्वीट पे। वैसे भी एलन मस्क अब तो ट्विटर एक्स वही चला रहा है, उसका अपनी मर्जी हुई तो ट्वीट हो गया। तो इशू ये है कि ये अब वहाँ पर ये जो बैलेंसिंग एक्ट, अच्छा पाकिस्तान के लिए भी मैंने आपसे कहा, एक तो इस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट इतना को मैटर नहीं कर रहा, अरेंजमेंट ये कि पाकिस्तान के लिए भी जो बैलेंसिंग है ना, चाइना अमेरिका ब्लॉक्स का बनना, फिर ये है कि आगे स्ट्रेटजी रीजन की एससीओ के हवाले से, फिर ज़ाहिर है वेस्ट के हवाले से अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो, मतलब कोई हमारी लड़ाई तो नहीं उनसे हो रही, तो ये कहना अमेरिका को ज़रूरत है नहीं, ये एक फ़रोई सी बातें सारी, हर एक को हर एक की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा जजीरा जो है ना पैसिफिक का, वो भी इस आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है, हर मुल्क है, लेकिन मैंने आपसे कहना, अच्छा इसी तरह से इंडिया की बैलेंसिंग कैसे होगा, अरब ममालिक बैलेंस कैसे करेंगे, रशिया पे कहाँ तक प्रेशर डालेगा और कहाँ तक ट्रम्प जाएगा। इसराइल और रशिया आमने सामने खड़े हैं, ये ज़हन में रखें, और ईरान है दरमियान में, यानी वो अरब ममालिक ने किसी सूरत हुती के खिलाफ बयान नहीं दिया। ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। तो इसलिए हर एक वाक़े का जो है बटरफ्लाई इफेक्ट, ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट है ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा
दुनिया की जो पावर, वहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट आ गया है ना अचानक। तो पॉलिसी शिफ्ट जब आया है तो उसके नतीजे में अब यूरोप जैसे तैयार नहीं है इसके लिए। अभी यूरोप में एक पैनिक है सिनेरियो कि भाई कैसे नेटो को कैसे लेके चलना है आगे। वो कहता है जी पैसे और डालो इसमें नेटो के अंदर, हम क्यों यहाँ पे फराहम करें। तो अगर जो है वो प्यूटिन का ख़तरा ही ख़त्म हो जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि उसकी जेहन में ज़रूर रहेगा कि प्यूटिन का ख़तरा रहे ताकि हमें डिफेंस के पैसे तो मिलते रहे ना यूरोप से।